लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, सॉर्टिंग लेयर्स का देखा था, ऐसे ही सॉर्टिंग लेयर्स याद है सबको, ठीक है। सॉर्टिंग लेयर हमने क्या किया था, हमने इनकी डिफरेंट लेयर्स बना दी थी। क्या किया था कि उसकी नंबर सेट कर दी थी, 0 लेयर पे या 1 लेयर पे, 2 लेयर पे, 3 लेयर पे। उससे एक छोटा सा मसला आ सकता है। मसला ये आ सकता है, सपोज आप कहते हो कि आपने सारी सॉर्टिंग कर ली थी, ठीक है, आपने सारा कुछ किया था, आप एक नई चीज़ ऐड करने की सोचते हो। जब आप नई चीज़ ऐड करने की सोचते हो क्या करोगे, अब मैं चाहता हूँ कि सेकंड लेयर के ऊपर आए और आपकी 25,000 लेयर्स थी, तो क्या करोगे, एक एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके उसकी लेयर आगे मूव करोगे, फिर पीछे रखोगे, ठीक है, फिर कोई इंसर्ट करनी पड़ जाती, फिर भी एक अजाब आ जाएगा, ठीक है। तो इसका कोई बेहतर हल होना चाहिए, ठीक है। इसका बेहतर हल ये है क्या, वो ये है कि जैसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं, सपोज ग्राउंड सेलेक्ट किया है, तो हमारे पास यहाँ पे लिखा आ रहा है सॉर्टिंग लेयर, ठीक है। हम ऑर्डर सेट कर रहे थे ना, इसके ऊपर क्या लिखा आ रहा है, डिफॉल्ट। तो मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक ऑप्शन आती है ऐड सॉर्टिंग लेयर की। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पे एक लिस्ट ओपन हो जाती है, नजर आ रही है सबको? अच्छा, इसके साथ एक प्लस और माइनस का बटन आ रहा है। अब ये प्लस और माइनस का बटन से क्या होगा, जैसे मैं प्लस पे क्लिक करूंगा उसने एक नई लेयर ऐड कर दी है, ठीक है। अब लेयर का होता है कि हम कोशिश करते हैं कि जितनी अपनी चीज़ें हैं उनको लेयर से डिफाइन करना शुरू करते हैं। मसलन मल्टीपल बैकग्राउंड्स भी हो सकते हैं, पैरेलल इफेक्ट जब आते हैं तो मल्टीपल बैकग्राउंड्स चल रहे होते हैं टाइम के ऊपर, तो मेरे पास बैकग्राउंड की लेयर आ जाए, फिर मेरे पास फोरग्राउंड की लेयर आ जाए। फोरग्राउंड में मल्टीपल फोरग्राउंड हो सकते हैं ना, मेरे पास नीचे जो फ्लोर है वो है, उसके पास जैसे कोई तो ग्रीनरी आ जाती है, कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो अब कोई दरख्त हैं जो कि बैकग्राउंड में आएंगे, कुछ दरख्त हैं वो फोरग्राउंड में आएंगे, डिफरेंट गेम्स के डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, उसकी एक लेयर बना दूंगा, ठीक है। अब मेरे पास एक प्लेयर है, ठीक है, मैं एक प्लेयर की लेयर बना दूंगा, फिर मेरे पास एक ऑब्स्टिकल है, मैं ऑब्स्टिकल की लेयर बना दूंगा, ठीक है। तो समझ लग रही है मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल लेयर्स कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर इसका मैंने नाम रख दिया है, ये लाइट थोड़ी डिम कर लें ताकि वो क्लियर नजर आए वीडियो में। सर ये तो फिर इसके ऊपर नहीं आ जाएगी क्या? हाँ, अब वो होगा क्या कि अगर तो मेरी ये ग्राउंड लेयर है, इसकी सॉर्टिंग लेयर क्या थी, ऑर्डर क्या था 1, अच्छा, और बैकग्राउंड का क्या है 0, तो इसका मतलब है कि 1 वाले को हमेशा ऊपर आना चाहिए। अगर तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करके इसको बैकग्राउंड पे कर दूंगा, सबसे ऊपर चला गया। इसका मतलब क्या है कि हमारी हर सॉर्टिंग लेयर के अंदर हमारे पास ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन अवेलेबल होती है। ये समझ लगी जो मैंने बात की है? नहीं समझ लगी? अच्छा, मैं कहता हूँ कि जैसे ये टेबल्स पड़े हैं ना, ठीक है, एक ये टेबल है, ये चेयर्स है, ये चेयर्स है, ये चेयर्स है, तो मेरे पर्सपेक्टिव से पहले ये आ रहा है, फिर वो आ रहा है, फिर वो आ रहा है। इस टेबल के अंदर आप चाहे जिस तरह मर्जी सीक्वेंस में बैठे हो, आप आगे हो या पीछे हो, लेकिन मेरे मुताबिक जो नजर आएगा कि सबसे पहले तो ये आ रहे हैं, उसके बाद ये आ रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास जो सॉर्टिंग लेयर्स आ रही होती हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको मिलती है, सॉर्टिंग लेयर को, कि जो लेयर सबसे नीचे है वो सबसे पहले रेंडर होगी और उसके बाद बाकी लेयर्स आएंगी। और उस लेयर के अंदर मल्टीपल अगर ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके ऊपर एग्जीक्यूशन ऑर्डर जो है वो डिटरमिन करता है कि अब उस लेयर के अंदर जो मल्टीपल आ रहे हैं ऑब्जेक्ट्स, उनकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी, वो ऑर्डर से डिफाइन की जाएगी। सही समझ लगी सबको? ठीक है, किसी को इश्यूज कर पाएंगे? अच्छा सर ये जो ठीक है, अब आपने जिस तरह बताया कि ऐड करना है सेकंड नंबर पे, हाँ, अब हम क्या कर सकते हैं, अब जैसे हमने तो अगर ऐड कर दिया बैकग्राउंड, ठीक है, मसला तो फिर वही आ गया कि भाई अगर मैंने बैकग्राउंड ऐड किया था तो जो मैं डिफॉल्ट पे रखे हुए थे वो सारे खराब हो गए हैं। अब उन सबकी जगह सेलेक्ट करके डिफॉल्ट से आगे लेके आऊँ, या फिर मेरे पास एक ऑप्शन आ रही थी, साइड पे एक एरो आ रहा है, ये छोटे से कर्सर्स आ रहे हैं, इसको मूव कर सकता हूँ ऊपर नीचे। मैं जैसे पीछे लेके जाऊंगा, अब वो बैकग्राउंड की लेयर कहाँ पे चली गई, डिफॉल्ट से पीछे, तो डिफॉल्ट हमेशा बैकग्राउंड के ऊपर रेंडर होगा। जैसा हमें लगती है इसकी लेयर 0 हो जाएगी, ठीक है, डिफॉल्ट की भी मान ये, हाँ, इसके अंदर जो एग्जीक्यूशन का ऑर्डर है वो मल्टीपल कर सकते हो, ठीक है। ये लेयर्स के कुछ नंबरिंग है कि जो 0 लेयर है वो सबसे एंड पे रेंडर होगी और सबसे प्रायोरिटी जो किसको मिलेगी, जो सबसे नीचे आ रही है। इसी तरह से उस स्पेसिफिक लेयर में किसको प्रायोरिटी मिलेगी, जिसका नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन जो प्रायोरिटी है वो ज्यादा है। ये समझ लगी? अच्छा, इस तरह से मल्टीपल लेयर्स बना के इसमें काम करेंगे, ठीक है। अब हमने लास्ट टाइम तक कितना कर लिया था, लास्ट टाइम तक मैंने कर लिया था कि उसकी मूवमेंट हो रही थी, ऐसे ही है। अच्छा, एक छोटा सा मसला है, वो ये है कि हमने किया क्या था, हमने कहा फ्रेम्स का समय लग गई थी क्या, फ्रेम रेट एग्जीक्यूशन हर फ्रेम में एग्जीक्यूट हो रही थी। अच्छा, सपोज मेरी मशीन थी, उस पर आ रहे थे 120 FPS, ठीक है, आपकी मशीन थी उस पर आ रहे थे 130 FPS,
ठीक है भाई की मशीन की उसके ऊपर आते हैं 90 FPS, किसी के पास आ रहे हैं 60 FPS, किसी के पास आ रहे हैं 30 FPS। मोबाइल के ऊपर जाते हो आप कहते हो 25 FPS आ रहे थे, पुरानी मशीन पे चले गए पेंटियम पे, मैं कहता हूँ 20 FPS आ गई, लेकिन गेम सेम रहनी चाहिए। ऐसे ही है। मैं कहता हूँ मैंने रखा था कि हर फ्रेम मेरी मशीन के ऊपर बड़ा अच्छा चल रहा था, अगर मैं हर फ्रेम में x के अंदर कितना इंक्रीमेंट करूँ 0.1 का, ऐसे ही। अगर तो मेरे फ्रेम रेट आ रहे थे 240 तो मैं 1 सेकंड में कितना मूव करूंगा, ये इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके साथ, ऐसे ही 1 सेकंड में जितनी मूवमेंट होगी जो कि क्या आएगी, मैं कह देता हूँ 24। अब किसी के पास आ रहे थे 140 FPS, 0.1 मूव कर रहा था मैं 40 ऐसा में चलता रहेगा, जितना फ्रेम रेट ज़्यादा होता ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, जितना फ्रेम रेट कम हो उतना स्लो हो जाएगा। लेकिन हमने गेम्स के अंदर देखा ऐसे तो नहीं होता, गेम अगर लैग कर रही है लेकिन वो क्या होगी, जर्की मूव कर रही होगी लेकिन स्पीड सेम रहती है। 1 सेकंड में अगर मैं अच्छी मशीन के ऊपर A पॉइंट से B पॉइंट तक पहुंच सकता हूँ तो बुरी मशीन में भी A पॉइंट टू B पॉइंट पहुंचूंगा, ऐसा मैं लगती है। लेकिन लैग होगा सर उसमें, लैग होगा, वो जंप्स आएंगे, ठीक है, वो किस तरह से आएंगे वो मैं बताता हूँ। अच्छा, और उसको हम कैटर कैसे करेंगे, ये समझ लगी कि प्रॉब्लम क्या थी हमारी। इसका मतलब कि हमारी जो गेम है वो जो कोड है वो किस पे डिपेंड हुआ है, फ्रेम्स पे, फ्रेम डिपेंडेंट है ना, कि जितने फ्रेम ज़्यादा आ रहे हैं उतना फ्रेम डिपेंडेंट है। अगर मल्टीपल गेम्स में वो ऑप्शन आ रही थी कि फ्रेम चेंज कर सकते हैं आप सपोज PUBG खेल रहे थे पीसी पे, आपने अपने फ्रेम्स कर दिए 600 फ्रेम्स, सपोज आपकी मशीन सपोर्ट कर सकती थी तो आपको तो एक बिला वाले का डिसएडवांटेज मिल गया कि अगर आपने जो मूवमेंट थी वो 600 फ्रेम्स पे किया तो आप जल्दी भाग सकते हो, ऐसे ही है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो ये तो डिसएडवांटेज है उस बंदे के ऊपर जिसके 30 फ्रेम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम ठीक कैसे करेंगे, उससे हम क्या कहते हैं कि हमने करना क्या, मैं कहता हूँ कि ये 0 सेकंड था, ठीक है, ये 1 सेकंड है, ये समझ लगती है। अच्छा, अब होता क्या है कि ये ना पूरा 1 सेकंड है, ये मल्टीपल फ्रेम्स में डिवाइड हुआ होता है। अगर तो मेरे आ रहे थे फ्रेम रेट 5 या मैं कहता हूँ मेरे फ्रेम रेट आ रहे थे 2 का मतलब कि 1 सेकंड में 2 फ्रेम रेंडर हो रहे हैं, तो मेरा एक फ्रेम कहाँ पे रेंडर होगा 0.5 पे और एक फ्रेम 1 पे, समझ लगती है। अब मैं कहता हूँ कि मेरे फ्रेम रेट आ रहा था 4 तो किधर आएगा, इधर आएगा 0.25 0.5 यार ये तो बीच में लेके आएगा, मैं इसको 5 75 0. ठीक है, मेरी ये कुछ बन रही है, ऐसे ही है। अच्छा, अब इसी तरह से अगर हम इसको 100 पे ले जाएंगे, 200 पे ले जाएंगे, 300 पे ले जाएंगे, सेम हो जाएगी। इसी तरह जब हम कोड कर रहे होता है, हम एक जो मिनिमम जो नंबर होता है उसका ध्यान रखते हैं कि अगर मेरा 2+2 पे ठीक चल रहा है तो 10 पे भी ठीक चलना शुरू हो जाएगा। अगर उस पर भी ठीक चल रहा है इसका मतलब क्या है कि वो 100 पर n नंबर प्लस n नंबर वो एग्जीक्यूशन कर लेगा, क्योंकि मेरा कोड जेनेरिक अगर मैंने लिखा हुआ है। तो हम इन चीज़ों को समझने के लिए देख लेते हैं, उसके बाद हम इस पर एग्जीक्यूशन करेंगे। अच्छा, मैं चाहता हूँ 1 सेकेंड में मैं 1 यूनिट मूव करूँ। 1 यूनिट समझ लगती है क्या? 1 यूनिट का मतलब क्या है कि मैं x के अंदर 1 की मूवमेंट कर लूँ 1 सेकेंड में, 0.1 ठीक है, 1 की मतलब x के अंदर जो इसकी x पोजीशन थी अगर मैंने प्रेस करके रखा हुआ है तो एक फ्रेम में मैं इधर खड़ा, ठीक है, 1 सेकंड के बाद मैं 1 यूनिट आगे चला गया हूँ x में। तो अगर सपोज x की वैल्यू थी 0, मैं चाहता हूँ 1 सेकंड के बाद x की वैल्यू क्या आ जाए 1। बहुत फास्ट नहीं, बहुत फास्ट नहीं होगी, या हो सकता है फास्ट हो, ठीक है। तो हम देख लेते हैं उसको। सपोज समझने के लिए मैं ये करना चाह रहा हूँ। अच्छा, अगर तो मैंने इसमें सिंपल 0.1 का एडिशन करवा दिया तो ये क्या होगा, जितना फ्रेम रेट्स होती जाएंगे उतने दिन पहुंच जाएगा, जितने कम आएंगे उतना स्लो पहुंच जाएगा। लेकिन हम इसको कंसिस्टेंट करना चाह रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर तो मैंने इससे इधर तक पहुंचना है तो मुझे इसको मल्टीपल फ्रेम में स्प्लिट करना चाहिए ना। तो अगर तो मैं इधर तक पहुंचा तो मेरा टोटल डिस्टेंस कितना था 1, मेरे फ्रेम रेट्स आ रहे थे 2, तो मुझे हर फ्रेम कितना मूवमेंट करनी चाहिए 0.5, ठीक है। अगर तो मैंने 1 मूवमेंट करनी थी और मेरे फ्रेम रेट्स आ रहे थे 4, तो मैंने कितनी मूवमेंट करनी है पर फ्रेम 0.25। इसका मतलब समझ लगती है कि अगर जो फ्रेम रेट है अगर हमने टोटल जो डिस्टेंस कवर करना है उस पर डिवाइड कर दिया जाए किसी तरह से तो हमें कंसिस्टेंट मूवमेंट कर सकते हैं, समझ लगती है। अच्छा, अब एक चीज होती है जिसको यूनिटी के अंदर कहते हैं डेल्टा टाइम, ठीक है। अब डेल्टा टाइम क्या होता है? डेल्टा का आपको पता होगा बहुत स्मॉल वैल्यू होती है, ठीक है। डेल्टा टाइम का मतलब क्या होता है कि एक फ्रेम और दूसरे फ्रेम के रेंडर के बीच में जो डिफरेंस आया है
कितना है, वो क्या है डेल्टा टाइम। अच्छा पहला फ्रेम जो था वो एग्जीक्यूट हुआ 0.5 पे, अगला फ्रेम एग्जीक्यूट हुआ 0.1 पे, डिफरेंस कितना है इनका 0.5 का, इसका मतलब 0.5 का फ्रेम डिफरेंस आ रहा है। अब अगर मैं जो x की वैल्यू थी मूवमेंट करना चाह रहा टोटल डिस्टेंस उसको मल्टीप्लाई कर दूं उसके साथ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 0.5, इसका मतलब पर फ्रेम कितनी मूवमेंट करनी थी 0.5। अब मेरे पास आ रहे थे लेट्स सपोज 4 फ्रेम्स, तो मेरा पर फ्रेम डिफरेंस कितना आ गया 0.25। अगर मैंने मूवमेंट करी थी टोटल 1 अब क्या आ गया आंसर 0.25। तो इसका मतलब समझ लगती है कि अगर हमारे पास फ्रेम डिफरेंस पता चल जाए हमें एक फ्रेम और दूसरे फ्रेम में जो डिफरेंस आ रहा है उससे हम क्या कर सकते हैं मूवमेंट कंसिस्टेंट कर सकते हैं, समझ लगती है। तो जिसके पास 1000 FPS आ रहे होंगे वो उसकी गेम उतनी स्मूथ चलेगी, जो हम कहते हैं ना फ्रेम रेट ज्यादा होने से गेम प्ले स्मूथ हो गया है, वो इसलिए होता है कि जो हमारे जो मूवमेंट है ना वो बहुत ज्यादा स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड हो चुका होता है, इसलिए आपको बहुत स्मूथ गेम प्ले लग रहा होता है कि यार बहुत स्मूथली कैरेक्टर मूव किया है एज कम्पेयर टू जब आपकी मशीन जो है वो सपोर्ट नहीं कर पाती गेम को, तो वो उसको क्या कहते हैं वो लैग कर रही होती है, तो आप एक्चुअली जंपिंग करते हुए आगे जा रहे होते हैं, एक पॉइंट पे फिर अचानक आगे चले गए। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने जो इसको फ्रेम में स्प्लिट किया हुआ है डेटा वो उसी तरह से हुआ है, लेकिन फ्रेम जो है वो आ कम रहे हैं इसलिए उसकी जंप जो है वो ज्यादा होगी। तो जितने ज्यादा फ्रेम रेट्स होंगे उतने ज्यादा स्मूथ चलेगी, जितने कम फ्रेम रेट होगा उतना लेस स्मूथ चलेगी लेकिन कंसिस्टेंट रहेगी। अच्छा टाइम उतना लगेगा। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, तो डेल्टा टाइम है वो एक्चुअली क्या होता है फ्लोटिंग वैल्यू होती है, ऐसे ही है ना फ्लोटिंग वैल्यू आ रही है ना, डिफरेंस आ रहा है। तो मैं अपना आपका कोड ओपन कर लूं जल्दी से, तो हमने मूवमेंट कहाँ की थी यहाँ पे ऐसे ही। अगर तो मैं कहता हूँ तो हमने क्या करना था टोटल जितनी मूवमेंट करनी है उसे क्या मल्टीप्लाई करना था डिफरेंस, ऐसे ही है फॉर्मूला तो हमारा यही कह रहा है। यस सर। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या कर दूं मल्टीप्लाई बाय टाइम डॉट डेल्टा टाइम, समझ आ गई। इसी तरह से मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब अगर मैं यूनिटी में दोबारा ओपन करता हूँ तो जो मेरी स्पीड आ रही थी वो बहुत स्लो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, पहले हम हर फ्रेम में 0.1 मूव कर रहे थे, अब मैंने कहा कि एक सेकंड में 0.1 मूव करो। अब हमने इसको जो स्पीड है वो सेकंड्स में डिफाइन कर दी हुई है। तो अब पहले अगर मैंने जो गेम प्ले था वो थोड़ा फास्टर था, उसको स्मूथली मूव कर रहा था। अब अगर मूव करूंगा तो देखिएगा बहुत स्लो मूव कर नजर आ रहा है, यस सर। बहुत लाइट सा मूवमेंट आ रही है। अब हमें जो है ना मैं कहता हूँ पर सेकंड 5 यूनिट मूव कर जाएगा, ठीक है। और क्योंकि हमने फ्रेम डिपेंडेंट किया हुआ है इसको, ठीक है, फ्रेम इंडिपेंडेंट कर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वो जो मूवमेंट है वो जितनी ज्यादा फ्रेम्स आएंगे उतनी ज्यादा स्मूथ होनी चाहिए। समझ लगती है, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर 10 कर देता हूँ वो ज्यादा स्मूथ चलना शुरू हो गया है, ऐसे ही है। अच्छा ये तो हमने कर लिया। एक और चीज़ अब हम नेक्स्ट पे शिफ्ट करते हैं, क्योंकि हमने लास्ट टाइम में चीज़ें की थी ना, हमने वो चीज़ें की थी जो हम टिपिकली अपनी प्रोग्रामिंग अप्रोचेस में रखते हैं कि यार इसमें इतना इंप्लीमेंट कर दो, इसमें ये चीज़ें कर लो, क्योंकि आप लोग डिवाइस डिपेंडेंसीज को चेक नहीं कर रहे होते, चीज़ों को चेक नहीं कर रहे होते, क्रॉस प्लेटफॉर्म्स को चेक नहीं कर रहे होते। अच्छा अब एक सबसे बड़ी मज़े की चीज़ है, मुश्किल चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये क्या है कि आपने तो डिफाइन कर दिया ए और डी के ऊपर मूव हो जाए, आपका कोड चल पड़ा प्ले स्टेशन पे। अब क्या वहाँ पे तो है ही नहीं भाई ये ए और डी, वो तो जॉयस्टिक पे मूव कर रहे होते हैं, ऐसे ही है। अच्छा चलिए अब हम क्या करते हैं, जब एक इफ लगा देते हैं कि अगर प्ले स्टेशन का कोड था तो ये वाला चल जाए, अगर तो पीसी का कोड है तो ये चल जाए। फिर मसला ये आता है कि आप लोगों के पास ये भी ऑप्शन हो रही होती है कि भाई आप अपनी जॉयस्टिक की सेटिंग्स चेंज कर सकते हो अपने कंट्रोल्स की। मैं कहता हूँ इस जॉयस्टिक पे मूवमेंट इस जॉयस्टिक पे मूवमेंट कर दो, फिर मसला आ गया। फिर उसको भी एक इफ लगा देते हैं कि अगर तो भाई जो जॉयस्टिक लगी है वो जेनेरिकली उस पर चल पड़े। फिर एक और मसला आ जाता है कि मैं चाहता हूँ यार ए और डी पे भी मूवमेंट आ जाए, वो उसके ऊपर जो एरो कीज आती हैं उस पर भी मूवमेंट आ जाए। अब उसका भी चेक लगा दूँ, अगर तो ए पे क्लिक हुआ और इधर पे क्लिक हुआ तो मूवमेंट कर दे,
वो फिर मल्टीपल चेक्स आ गए हैं। अब मसला आता है कि फिर वो कीज चेंज कर देते हैं तो उसको मुझे जेनेरिक करना पड़ेगा, ठीक है, हर की को जेनेरिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस चीज़ से कॉन्फ्लिक्ट कर रही है कि हम इंजन के ऊपर शिफ्ट इसलिए की थी ताकि हमें चीज़ें कुछ टूल्स मिले, आसानी पैदा हो कि यार ये सारी चीज़ें हमें ना करनी पड़े। ऐसे ही है। अच्छा, तो हमारे पास यूनिटी को कोई ऑप्शन देनी चाहिए जिसके थ्रू हम ये चीज़ें मैनेज कर लें। और एक और चीज़ होती है कि जब जॉयस्टिक मूव कर रहे होते हो तो अगर आपने पैडल को थोड़ा सा मूव किया है स्लाइटली टू द लेफ्ट, ठीक है, और स्लाइटली टू द राइट, कैरेक्टर स्लो मूव कर रहा होता है। जब ज़्यादा करता हूँ तो ज़्यादा मूव करना शुरू हो जाता है, ठीक है, जब बीच वाला बटन दबाते हैं ठीक है, तो वो भागना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि हमें वो जॉयस्टिक की वैल्यूज को भी कैटर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब सिर्फ कीज के ऊपर वैल्यूज भी नहीं लगा सकते। अगर तो जॉयस्टिक राइट के ऊपर है तो 1 से मूवमेंट करना शुरू कर दो, ठीक है, तो हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा जॉयस्टिक कितनी मूव हुई है और उसके मुताबिक हम एक स्पीड डिफाइन करें। ऐसे ही है। इस चीज से बचने का क्या तरीका है? उस चीज से बचने का ये तरीका है कि यूनिटी के अंदर एक बड़ी प्यारी चीज लिस्ट करते हैं जिसको कहते हैं इनपुट सिस्टम, ठीक है। जिस इनपुट सिस्टम के साथ जाने देखें, जिस इनपुट सिस्टम के साथ हमने खेल के अभी हमने कीज को डिफाइन किया था कि हमें इनपुट की बता दें, उसी इनपुट के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन भी आ रही होती है कि हम इन सारी चीज़ों को जेनेरिक वर्जन में देख सके। अच्छा, वो इनपुट सिस्टम आता कहाँ से है? अगर तो मैं जाता हूँ एडिट में, प्रोजेक्ट सेटिंग्स में, अगर तो एक मेरी विंडो ओपन हुई है प्रोजेक्ट सेटिंग्स की, इसके अंदर एक इनपुट की भी आ रही है कैटेगरी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसके ऊपर उसने मुझे शो करवाया एक्सेस। मैं इसको ओपन करता हूँ तो मल्टीपल एक्सेस खुल गए हैं। अगर तो मैं हॉरिजॉन्टल के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, हमारे पास ऑप्शन क्या आ रही है, वो कह रहा है जी नेगेटिव बटन क्या होता है। हमें नेगेटिव बटन क्या है, हम एक्स में अगर नेगेटिव मूव करना चाह रहे हैं तो हम ए पे क्लिक करना चाह रहे हैं ना, ठीक है, और अगर तो हम नेगेटिव मूव करना चाह रहे हैं तो हम लेफ्ट एरो की पे क्लिक करना चाह रहे हैं। यहाँ थोड़ी लिखा हुआ है लेफ्ट नेगेटिव पे, ए नेगेटिव पे, अल्टरनेटिव। दो कीज होती है ना हमेशा, एक प्राइमरी की होती है, एक अल्टरनेटिव की, दोनों ऑप्शंस आ देती हैं। दोनों कीज के ऑप्शन आ रही है, सेंसिटिविटी भी आ रही है कि इसकी सेंसिटिविटी कितनी ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद स्नैपिंग की ऑप्शन भी आ रही है, कितना स्नैप करना है, 0.19 के पास पहुंच गए तो आगे बिल्कुल 1 पे स्नैप कर दो उसको, ठीक है। फिर हमारे पास जो ऑप्शंस आ रही है वो कौन सी आ रही है कि हमारे पास जॉय नंबर्स की भी ऑप्शन आ रही है कि भाई एक्स एक्सिस में मूवमेंट करने के लिए और जॉयस्टिक की इस चीज़ के ऊपर मैप कर दो। तो हमें लगती है इस चीज़ की, ठीक है। तो इसी चीज़ को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, देखें जॉयस्टिक के अंदर सारी स्टिक्स आ रही हैं, स्टेक 1, स्टेक 2, स्टेक 3, ठीक है। हम उसको पे डिफाइन कर सकते हैं कौन सी स्टेक के ऊपर मूवमेंट है, और अगर रन टाइम के ऊपर इस एक्सिस के अंदर कुछ चेंजेस कर देता है तो हमारे कोड में तो चेंजेस नहीं हुई होंगी, हम तो सिर्फ एक एक्सिस को लिसन कर रहे थे ना। इसका मतलब क्या है कि मैंने जैन को यहाँ पे खड़ा कर दिया मिडिल मैन में, मैंने कहा जैन मैं सिर्फ आपसे पूछूंगा कि भाई मुझे वैल्यू बताए कि इनपुट की वैल्यू क्या है। ये जैन का काम है वो देखे कि करंट कौन सा कंट्रोलर चल रहा है, उसके ऊपर कौन सी मैपिंग उसने की है उस टाइम के ऊपर, और वहां से वैल्यू ला के मुझे दे देगा। समझ लगती है? इसने ऑटोमेटिक सारी सेट कर दी है ना, ठीक है। इसमें कुछ प्री डिफाइंड होती हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। फायर के लिए कौन सी यूज होती है, लेफ्ट कंट्रोल, ठीक है, लेफ्ट कंट्रोल के लिए फायर 2, या फिर अल्टरनेटिव कौन सा बटन है, माउस बटन है। यहाँ पे माउस बटन कौन सा है, 0 है। माउस बटन 0 कौन सा होता है, लेफ्ट क्लिक। 1 कौन सा होता है, राइट क्लिक। 3 होता है मिडिल बटन क्लिक, ठीक है। 2, अच्छा हाँ सॉरी 2। अब हमें समझ लगी कि हमारे पास ये कुछ एक्सेस की ऑप्शन आ रही है, अब इनको हमें लिसन करना चाहिए। अगर तो यहाँ पे अपडेट में आता हूँ और मैं लिखता हूँ इनपुट डॉट गेट एक्सेस, अब इसमें क्या पास करने की जरूरत है, मुझे स्ट्रिंग पास करने की जरूरत है। और ये क्या चीज मांग रहा है, एक्सेस नेम। हमारे पास यहाँ पे एक्सेस नेम आ रहा था हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हमने क्या करना है, ये देखिए इस पर क्लिक करना है, ये नाम है ना इसका, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डबल कोट्स लगा के पेस्ट कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा, अब उसने वहां से लिसन कर लिया उसको। अब इसको मैं प्रिंट करवा के देख लेता हूँ कि मेरे कंसोल पे क्या वैल्यू आती है अगर तो मैं उस पर क्लिक करूँ।
अब मैं अगर कंसोल चेक करूँ अपना, तो अगर मुझे राइट एरो की पे क्लिक करूँ तो मेरे पास कौन सी वैल्यू आनी चाहिए? ये मेरे पास मैंने ऑन किया, मेरे पास सारी वैल्यूज आ रही। जीरो का मतलब है कोई वैल्यू क्लिक नहीं हुई, तो मूवमेंट कितनी करनी है? जीरो। अब ये बार बार चीज़ें रिप्लेस आ रही हैं बहुत ज़्यादा, तो उसको कोलैप्स पे क्लिक करूँगा ना तो वो उसको डिफाइन कर देगा कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है। एक ही वैल्यू के अगर नंबर शो करना पड़ता है कि ये वैल्यू मल्टीपल टाइम प्रिंट हो रही है। अच्छा, मैं जैसे ही राइट एरो पे क्लिक कर रहा हूँ, देखा ऐसे ऐसा मूव करके कहाँ पे जा रही है? 1 की तरफ जा रही है। नजर आ रहा है सबको? ठीक है, मैं लेफ्ट पे क्लिक करूँगा तो नेगेटिव में जा रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारी जो एक्सिस है वो भी हैंडल हो जाएगी इसी से। तो फिर इसका मतलब जो हमने एफ्स लगाए हुए थे ये वाले, इन सबको खत्म किया जा सकता है, इन सारे एफ्स को कर सकते हैं ना। अगर मैं लेफ्ट मूव करना था तो माइनस करवाना था, राइट में मूव करना तो प्लस करवाना था। तो हमारा जो एक्सेस है वो भी चीज़ का ध्यान रखता है कि अगर लेफ्ट पे क्लिक करूँ तो माइनस की वैल्यू देता है, राइट पे क्लिक करूँ तो पॉजिटिव वैल्यू देता है। और 1 का मतलब क्या है कि जो भी हमने वैल्यू डिफाइन की हुई है वो उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगी। ऐसे ही है ना। मैं 0 से 1 के बीच में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना शुरू करता हूँ, पर उधर जाकर बैठो, उधर वो उधर जाकर बैठो, डिस्टर्ब ना करें। तो अगर तो मैंने क्लिक किया था, मैंने कहा था 1 मूवमेंट करनी है, तो 1 का मतलब क्या है कि अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ से 0 से 1 के बीच में, तो वो उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा, ताकि उसकी जो एग्जीक्यूशन है उसको और स्मूथ कर देगा, क्योंकि हमने और ज़्यादा स्मॉल स्टेप्स में इसको डिवाइड कर दी है। अच्छा, तो इसका मतलब अब ये सारा काम करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ क्या करूँ, इसको यहाँ से हमें सिर्फ ये लाइन की जरूरत है। इस लाइन की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मैं सिर्फ क्या करूं, जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल की वैल्यू आ रही थी, ये आ रही थी, इसको मैं फ्लोट बनाता जल्दी से। इस हॉरिजॉन्टल इनपुट को मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई। अगर तो ये 1 होगा, इसका मतलब हम राइट पे मूव करना चाह रहे हैं, -1 होगा तो मतलब लेफ्ट पे मूव करना चाह रहे हैं। समझ लगती है? अच्छा, अब अगर मैं इक्वल रखूंगा तो उसमें क्या मसला है, अगर प्लस इक्वल रखूंगा उसमें क्या डिफरेंस आएगा? इक्वल का मतलब क्या है, मैक्सिमम जो है मेरा 5 तक जा सकती है वैल्यू राइट पे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू -5 तक जा सकती है। क्यों वाला? अगर तो 1 आया हॉरिजॉन्टल इनपुट में, मूवमेंट की स्पीड क्या आई थी, लेट्स सपोज 10, तो इसका मतलब मैं एक्स एक्सिस में कितना मूव कर सकता हूँ? 10 मैक्सिमम। ऐसे ही जैसे मैं उसकी इंक्रीमेंट करेगा एक्सिस की वैल्यू, तो मैक्सिमम मान तक 10 तक जा सकता हूँ, लेकिन तो लिमिट कर देता 10 के ऊपर, हो सकता है हमें 10 से भी आगे जाना हो या 10 से भी कम जाना हो। ठीक है, तो हम डिपेंड करते हैं सिनेरियो के ऊपर। इस टाइप अगर मैं करूँगा और अगर मैं अभी इसको चला के देखूंगा तो इसमें 10 से आगे मूवमेंट नहीं करेगा। अगर अभी हम इसको ध्यान रखें ना यहाँ पे पेयर की एक्स की वैल्यू के ऊपर, ये 10 से आगे मूव नहीं करना चाहिए इसको। और ये वैसे भी बहुत स्लो मूव कर रहा है, सही है, तो अगर 10 तक तो पहुंची नहीं है, ये तो 0.16 तक रह रहा है, ये तो और मसला हो गया। ये क्यों हो रहा है, तो बता सकते हैं? मेरे एफ के मसले एफ तो है नहीं यहाँ पे, ये वाले। चलो जिसको कमेंट करते हैं, अभी भी वही तक रह रहा है। सही टाइम लो डेल्टा की वजह से, टाइम में डेल्टा टाइम की वजह से, सोचा वो इक्वल की वजह से सर वो इंक्रीमेंट हमने तो देखे ना हॉरिजॉन्टल में आया था 1 मैक्सिमम, प्लस इक्वल, ठीक है, प्लस करें थोड़ा, और मूवमेंट में आया 10, उसको हमने फ्रेम्स में डिवाइड किया कि हर फ्रेम में इतनी मूवमेंट करनी थी, तो वो चलना चाहिए था। मसला ये है क्योंकि फ्रेम रेट जो ज़्यादा आ रहे थे, तो डेल्टा टाइम क्या आएगा, स्मॉल। जब स्मॉलर वैल्यू से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते तो वो क्या होता है, और छोटा हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं x को इक्वल करवा दूं किसी स्मॉलर वैल्यू के ऊपर, तो उससे आगे तो कभी जा नहीं सकेगा, तो हमें क्या करवाना पड़ेगा यहाँ पे, प्लस इक्वल टू करवाना पड़ेगा। नहीं अब जाएगा, लेकिन तो आपने if हटा दिया ना, ये हटा दिया ना, अब वो नीचे भी गिरना शुरू हो गया, क्योंकि ये देख लें। अच्छा
अब हमने ना ये चीज़ सीखी थी कि इसको इफ लगा लेते हैं। अब इसका भी कोई आसान हल होना चाहिए कि यार इतने एक्स भी ना लगाने पड़े। तो वर्टिकल क्यों नहीं? हाँ वर्टिकल जिस तरह हॉरिजॉन्टल ठीक है, हाँ इस तरह से वर्टिकली आप कर सकते हैं। ठीक है, इससे इन इफ से भी बचने का कोई आसान तरीका होना चाहिए ना। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे? मैं कहता हूँ कि इस चीज़ को मैंने क्या करना है, लिमिट करना है ना, या फिर किसी और वर्ड में बात करूँ तो मैंने इसको क्लैम्प करना है। क्लैम्प समझते हैं क्या होता है? एक लिमिट राइट है, एक लिमिट लेफ्ट है। मैं चाहता हूँ इन दो लिमिट्स के अंदर ये क्लैम्प रहे, उससे बाहर ना जाए। अगर ये राइट लिमिट से आगे जाता है तो उसको राइट लिमिट पे क्लैम्प कर दो, लेफ्ट लिमिट से बाहर जाता है तो लेफ्ट लिमिट पे क्लैम्प कर दो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फंक्शन है मैथ की लाइब्रेरी में, mathf डॉट क्लैम्प। ये क्लैम्प कहता है क्या है? इसको कहता है कि मुझे करंट वैल्यू बताएं, कौन सी वैल्यू क्लैम्प करना है मैंने। मैं कहता हूँ जी पोजीशन डॉट एक्स को क्लैम्प करना है। वो कहता है जी कौन सी मिनिमम वैल्यू बता दें। हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या थी? लेफ्ट बाउंड्री। मैक्सिमम वैल्यू क्या थी? और ये क्या करता है जी, मैथ डॉट एफ ये एक वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, बीएस कोड में जब काम करूंगा ना तो आपको एक और फायदा भी है कि जैसे मैं इसको हॉवर करूंगा ना वो उसके ऊपर इसकी पूरी डेफिनेशन बताता है कि फंक्शन बना क्या हुआ, उसके ऊपर नीचे कमेंट भी बताता है कि करता क्या है। अगर मुझे फिर समझने लग रही हो, मैं इसके ऊपर कंट्रोल दबा के क्लिक करूंगा ना तो लाइब्रेरी के ऊपर ले जाएगा मुझे, जहाँ पे इसके ऊपर प्रॉपर उन्होंने मेंशन किया होगा कि करता क्या है। द रिजल्ट प्लॉट रिजल्ट बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट वैल्यू कंपेयर टू द कंपेयर्ड अगेंस्ट, तो जिससे कंपेयर कर रहा है उससे मैक्सिमम वैल्यू ये रिटर्न कर देगा। तो इस तरह से हमारे पास अगर डॉक्यूमेंटेशन कोई अवेलेबल नहीं है तो हम थोड़ा सा यहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं चीज़ों को। अच्छा, अब ये रिटर्न करता है एक फ्लोट वैल्यू। फ्लोट वैल्यू को दोबारा इसमें सेव किया और उसमें असाइन कर दिया, ये वाले इसकी ख़त्म कर देते हैं काम। और जी ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट की जरूरत भी नहीं है अब हमें। ठीक है, हमारा कोड हो गया बहुत ज़्यादा साफ सुथरा सा। इसको प्ले करते हैं और जो हमने चीज़ें पहले की थी वो चीज़ें अभी होनी चाहिए। -16 पे जाके वो रुक गए, आपको एक्स में नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। इसी तरह अगर मैं राइट पे मूव करता हूँ तो 16 ये रुक गया जी 16 के ऊपर। बेहतरीन हो गया हमारा काम। इसका मतलब हमने कुछ चीज़ें देख ली कि कैसे काम करते हैं इन चीज़ों को और बाकी चीज़ें सेट कैसे करते हैं। मैं जल्दी से एक मूवमेंट का फंक्शन बनाता हूँ। अपडेट के मेथड को ज़्यादा आप पॉपुलेट नहीं करते, उससे काम करने का आसान तरीका क्या है कि आप उसे फंक्शंस बना लें ताकि आपका काम साफ सुथरा रहे। ठीक है, तो एक मैं मूवमेंट का फंक्शन बना लेता हूँ जल्दी से। हमने मूवमेंट स्पीड रख दिया था ना गलती से ना फंक्शन का। वो मूवमेंट स्पीड को बिल्ट इन फंक्शन था। नहीं सर, वेरिएबल का नाम था। ठीक है, अच्छा तो अब हमने ये मूवमेंट का फंक्शन बना दिया। हम दोबारा आते हैं और मूवमेंट को टेस्ट करेंगे, सेम चलना चाहिए उसको और ये सेम चलना शुरू हो गया। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर मैं प्ले मोड में सेव करने की कोशिश करूँगा ना तो लिखा आ जाएगा यू मस्ट एग्जिट प्ले सी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर तो आप सी मोड में सेव करने की कोशिश करें वो सेव करेगा नहीं। जैसे प्ले मोड से ख़त्म करेंगे सारी वीडियो दोबारा ले लेगा जहाँ से आपने प्ले किया था। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर मैं यहाँ पे कुछ नेगेटिव वैल्यू सेट कर दी है, मैं जैसे प्ले खत्म करूँगा तो दोबारा -16 पे ले जाएगा। तो प्ले मोड में सेट चीज़ें सेव नहीं होती। अब हमने कुछ देख लिया कि एक टिपिकल तरीके से हम कैसे कोड कर देते हैं। अब उसको यूनिटी के अंदर थोड़ा साफ करके उनके बिल्ट इन फंक्शनलिटीज़ को यूज़ करके किस तरह से काम करता है। फ्रेम रिलेटेड डिपेंडेंसी खत्म कर दी है, जेनेरिक इनपुट्स पे शिफ्ट कर दिया हमने। ये समझ लगती है यहाँ तक? ठीक है, किसी को इशू आ रहा हो, किसी को नींद आ रही हो, ठीक है, समझ लग रही है यहाँ तक? अच्छा, अब हमने करना क्या था? अब हमने करना ये था कि हमारे पास एक ऑप्शन होनी चाहिए कि हमारे पास एक क्या ऐड करें, बॉम्ब ऐड करें। ऐसा ही है, मैं स्प्राइट्स ओपन करता हूँ, मैं भी कहते हैं बॉम्ब की जगह पे ना हम एक बॉलिंग बॉल ऐड कर देते हैं बस। ठीक है, और इस बॉलिंग बॉल को अगर तो मैं यहाँ से एक कोलाइडर लगाऊंगा क्योंकि मैं चाहते हैं दोनों कोलाइड करें आपस में। इस पे लगा दूंगा एक अदर कोलाइडर, ये तो बॉक्स कोलाइडर लगा दिया मैंने।
ऊपर बॉक्स नहीं था लगना चाहिए, सर्कल कोलाइडर लगना चाहिए। अगर आपको गिज़मोस तंग कर रहे हैं ये वाले ना, तो अब यहाँ से जाके अब यहाँ से जाके इसको थोड़ा सा आइकन का साइज कम कर सकते हैं, तो वो आइकन जो है ना वो गायब हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखना बहुत छोटा सा हो गया, ठीक है। तो जब आपको जरूरत पड़ेगी गिज़मोस को यूज़ करने की, तो आप उनको दोबारा साइज इंक्रीज कर सकते हो। अच्छा, मैं जैसे इस पे आता हूँ, मैंने सर्कल कोलाइडर लगाया, मैंने एडिट पे क्लिक करके देखा कि मेरा कोलाइडर ठीक लग गया है, बेहतरीन लग गया है। इसके ऊपर मैं भी लगाता हूँ जी रिजिड बॉडी, क्योंकि इसको मैंने फिजिक्स इनेबल करनी है ताकि नीचे गिरे और कोलिजन कर सके, ठीक है। तो इसमें मैंने फिजिक्स इनेबल कर दी है, ग्रेविटी ऑन है और वो नीचे गिरना शुरू हो गया है। मसला ये कि वो उसके अंदर नहीं गया, क्योंकि उसके ऊपर कोलाइड भी हो रहा है। और वो उस पर तो कोलाइड करके ये रोटेट भी हो रहा है। कैप को रोटेट तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। जब वो कोलिजन करके एक पॉइंट के ऊपर, लेट्स सपोज कि उसको मैं इस पॉइंट के ऊपर रख के फॉल करवाता हूँ, ठीक है। तो ये तो उसकी मूवमेंट आई थी हल्की सी जल्द में, ठीक है। और अगर लेट्स सपोज इस बॉल का मैच मैं बहुत ज़्यादा कर देता हूँ, 100 मैच कर देता हूँ, टोपी पर डालेगा, ठीक है। ऐसे तो नहीं तो होना चाहिए, ठीक है। मेरी कैप को अभी रोटेशन तो नहीं करनी चाहिए, मेरी गेम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है ये। मैं क्या करूँगा, मैं कैप प्लेयर के ऊपर जाऊँगा। अच्छा, आपने देखा है मैंने जो वैल्यूज चेंज की है यहाँ पे मैच की, इसका मतलब है कि जो ग्रेविटी के अंदर जैसे मैच इफेक्ट करती है रियल लाइफ में, इसी तरह यूनिटी के अंदर भी मैच जो है इफेक्ट करता है। और यहाँ पे यूनिटी का 1 मैच जो होता है रियल लाइफ के 1 kg के इक्वल होता है, ठीक है। तो मैंने जो बॉल है एक्चुअली कितने 100 kg की बना दी थी, 100 की। ठीक है। तो मैं दोबारा 1 पे शिफ्ट करता हूँ। अच्छा, सर ग्रेविटी इंक्रीज करने पे ही काम हो जाएगा ग्रेविटी इंक्रीज करने से, जी जो हमने की है। ग्रेविटी यहाँ से इंक्रीज करके ग्रेविटी स्केल इंक्रीज कर दूंगा, वो जल्दी नीचे गिरेगा स्पीड से, ठीक है। लेकिन वो उसका इतना इफेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि मैच उतना नहीं ना लगा, एक ग्रेविटी ज़्यादा होगी इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैच का इफेक्ट नहीं आया उतना। अच्छा, यहाँ तक हमें समझ लगी ये सारी चीज़ों की। अब हमें क्या करना है, जो हमारा प्लेयर का कोलाइडर है इसको थोड़ा सा साफ सुथरा करें, हमने लास्ट टाइम पे किया था उसको बेहतर करें। मैं जल्दी से आता हूँ, बॉक्स कोलाइडर ख़त्म करता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ कि भाई मेरा ना एक बॉक्स कोलाइडर ऐड कर दें किस पॉइंट पे, ठीक है। चलिए बॉक्स कोलाइडर भी लगा रहने देते हैं, यहाँ तक हम उसको लगा रहने देते हैं जहाँ तक समय लगती है, जो हमें चीज़ें सीखनी है। सबसे पहले हम समझते हैं कि हम इसकी कोलिजन कैसे करवाएंगे। कोलिजन तो हो रही है, कोई बंदा ऐसा होना चाहिए जो मुझे बताए कि कोलिजन हो गई है, ठीक है। जहन का काम तो इनपुट्स पे था, ठीक है। मैं कहता हूँ अदील का काम था मुझे बताया कोलिजन हुई है कि नहीं हुई, ठीक है। हाँ जी अदील बताएं कोलिजन हो गई है, नहीं हुई, ठीक है। अदील बताएं कोलिजन हो गई है, अदील अब नहीं। एक तरीका तो ये बार बार दिल से पूछता रहूँ, या फिर मैं कहूँ कि यार अदील मैं तुझे भी तंग नहीं करता, तो अपना काम सुकून से करते रहे, जब कोलिजन हो जाए तो मुझे बता दें कि भाई कोई प्लेयर के साथ कोलाइड कर गया। ज़्यादा बेहतर कौन सा तरीका है? दूसरे वाला दूसरा वाला ज़्यादा बेहतर है। इसका मतलब मुझे हर फ्रेम में चेक करने की जरूरत नहीं है कि भाई कोलिजन हो गया, कोई जब हो जाए तो प्लेयर को जो कोलिजन वाला जो इंजन है वो बता दे कि भाई कोलिजन हो गई है। हमारी कोलिजन क्या हो रही है, कोलिजन के अंदर 2 तरह की इकसाम होती है। आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, यहाँ पे एक पैरामीटर आ रहा है इस ट्रिगर्ड का, अगर है ये उन्होंने क्यों ऐड कर दिया, पागल थे वो, ठीक है। नहीं मैं बताता हूँ क्यों ऐड किया था। 2 तरह की कोलिजन होती है, एक होती है फिजिकल कोलिजन, एक होती है नॉन फिजिकल कोलिजन। भाई नॉन फिजिकल कोलिजन क्या आ गई है, ठीक है। फिजिकल कोलिजन से होती है हमेशा, ये नॉन फिजिकल की जरूरत ही क्यों पड़ गई और आ कहाँ से गई, इसलिए आ गई कि सपोज सेंसर्स होते हैं, सेंसर्स फिजिकल कोलिजन करते हैं, नो वो क्या करते हैं नॉन फिजिकल कोलिजन। क्लाउड्स हैं, एक क्लाउड दूसरे क्लाउड से फिजिकल कोलिजन कर रहा होता है, हाँ जी सर, वो तो फिजिकल होती है, वो फिजिकली हो रही होती है ना। लेकिन हम कहते हैं कि अगर रियल लाइफ अगर हम किसी सिनेरियो में देख लें कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से फेस थ्रू करती हुई मूव कर रही है, तो वो फिजिकल कोलिजन कर रही है, नहीं कर रही ना, वो नॉन फिजिकल कोलिजन कर रही है। लेकिन सेंसर्स हो गए, हमारे पास कोई भी जोन एरिया हो गया, मैं कहता हूँ कि जो मेरा जोन था, जैसे सपोज पबजी में कहता मेरा एक सर्कुलर जोन था, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो कोई फिजिकल कोलिजन करता है उनके साथ, नहीं ना, वो तो एक सेंसर है, ठीक है। इसी तरह से मल्टीपल चीज़ों के लिए, तो जहाँ भी आपको नॉन फिजिकल कोलिजन की जरूरत पड़ती है, नॉन फिजिकल कोलिजन तभी पड़ती है कि एक ऑब्जेक्ट की एक्चुअली तो फिजिकल मूवमेंट है, उसको इंटरफेयर ना करो, लेकिन मुझे बता दो कि ये मेरे से इंटरेक्ट हुआ है, ऐसे ही है। तो फिजिकल कोलिजन के लिए इस ट्रिगर को क्या कर देंगे, ऑफ
और ट्रिगर्ड को ऑन करने का मतलब क्या नॉन है? फिजिकल नॉन फिजिकल कोलिजन। अभी जो कोलिजन है वो कौन सी होगी? नॉन फिजिकल होगी, तो उसको मैं ऑन पे रखूंगा। अच्छा। और अब हमने देखने का दिन से कैसे वकील हमें कैसे बताएगा कि कोलिजन हो गई है, ठीक है? कैसे बताएगा? हमें किसी ना किसी कोड में बताएगा। ठीक है, मैं स्क्रिप्ट ओपन करता हूँ दोबारा से। और अगर आप सब लोगों ने जो मेरी पीडीएफ है उसको फॉलो कर लिया होगा इंटेलिजेंस का, तो अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा तो मेरे पास कुछ 25,000 फंक्शन ही आ गए हैं। ठीक, और ये चलते जा रहे हैं। ये कौन सा फंक्शन है सारे जो हमें गेम इंजन प्रोवाइड करता है? हमें इसमें से चाहिए कौन सा? मैं कहता हूँ जी ऑन कोलिजन एंट्री के टाइम पे चाहिए कि एग्जिट के टाइम पे चाहिए? एंट्री के टाइम पे चाहिए। कोलिजन 3D है कि 2D है? 2D है। तो जो ऑन कोलिजन एंड 2D कोलिजन, ये वाला अगर आपने ऑन कोलिजन एंटर लिखा हुआ है वो नहीं चलेगा 2D के लिए, ये वर्डिंग ही क्योंकि उसको मैंने कहा था अगर तो 3D का फंक्शन है तो ये वाला कॉल करे, अगर 2D है तो ये वाला कॉल करे। आप 3D वाले दरवाजे पे खड़े रहना, देख दूसरे दरवाजे पे खुल जाएगी। ठीक है, समझ लगती है चीज की? चलो अब हमने एक फंक्शन लिख लिया जल्दी से, ये समझ लगी है? ये दो के नहीं क्या दो फंक्शंस कौन से दो फंक्शन? वो दो ये सेम ही थर्ड दो क्यों दिए? मैं एक 3D के लिए गिवन है, एक 2D के लिए गिवन है। दूसरे नाम को नहीं नाम सेम है लेकिन उससे अगर उसका डिफरेंस किया हुआ है 2D और 3D। सेम नाम भी रखते तो कोई मसला नहीं था, फंक्शन ओवरलोडिंग आप सब ने पढ़ी हुई है। डिफरेंट पैरामीटर भेजते तो वो वाला फंक्शन कॉल हो जाता, लेकिन क्लियर करने के लिए, आसान करने के लिए मैंने क्या किया, दो फंक्शन अलग-अलग बना दिए। ठीक है, अच्छा जैसे मैंने उसको इंस्टॉल किया मेरे पास ना दो ऑप्शन आ रही थी, एक ये वाला ऑप्शन आ रही थी और एक नीचे वाली। दोनों टूटी है। ठीक है, अब दोनों टूटी हैं। वो होगा ये कि जो मैंने आप लोगों को दो कोड स्निपेट के बीच में दिए थे ना, रेफरेंस दिए हुए थे जो कि स्निपेट ऐड करते हैं एक्सटेंशंस ऐड करने के लिए सी शार्प के बाद, ये इन दोनों में से है। फर्स्ट वाला ऐड करेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट ये वाला फंक्शन बना देगा खुद ब खुद ही। अगर दूसरी एक्सटेंशन से अगर यूज करते हुए बनाएंगे वो ये वाला है, इसको यूज करूंगा तो ये प्रॉपर एक समरी भी बना देगा ऊपर। ठीक है, मुझे छोटा सा कमेंट में लिख के बता देगा ये हो क्या रहा है। वो कहता है सेंड व्हेन इनकमिंग कोलाइडर मेक्स कांटेक्ट विद दिस ऑब्जेक्ट्स कोलाइडर 2D फिजिक्स ओनली। समझ लगी कि नहीं लगी? अच्छा, और उसमें पैरामीटर कौन से आ रहा है? नेम, उसका पैरामीटर के क्या है अदर, और अदर पैरामीटर में क्या आ रहा है? मेरी कोलिजन हो गई एक ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, प्लेयर की ऑब्जेक्ट कोलिजन होगी एक ऑब्जेक्ट के साथ। मुझे को पता तो चलना चाहिए ना भाई किसके साथ कोलिजन हुई है। हो सकता है दीवार से कोलिजन हो, मैं को शायद बॉम्ब आ गया, मैंने फायर कर दिया सब कुछ, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे पता चलना चाहिए किसके साथ हो। पता चले जी मैं जा रहा था स्कॉर्पियो उठाने के लिए, उसने कहा कोलिजन होगी, उसने पहला चेक की पिस्टल का रखा, उसने पिस्टल पकड़ा दी मुझे। ठीक है, तो हमें तो चेक करना पड़ेगा कि भाई कौन से ऑब्जेक्ट कोलिजन का आया है। और हमें हो सकता है उस ऑब्जेक्ट को डिलीट करवाना हो सकता है उस ऑब्जेक्ट के साथ कुछ इंटरफेरेंस करनी हो, उससे कुछ डेटा चाहिए हो। ठीक है, जैसे बुलेट्स हैं, बुलेट्स गिरी हुई हैं, मैं बुलेट को जब पिक करने जाता हूँ तो मुझे एक्चुअली क्या होता है, बुलेट्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि किस टाइप की बुलेट है। फिर हमें भी ये पता करना चाहिए कि कितनी बुलेट्स हैं। हमारी गन पे लेनी। ठीक है, ये समझ लगती है इस चीज की ना। तो हमें एक्चुअली पहले चाहिए कौन से बुलेट है, फिर पता चलना चाहिए कितनी बुलेट्स हैं। कितनी बुलेट्स हैं उसमें तो हमें जरूरत नहीं है अभी यहाँ पे, हमें क्या जरूरत है कि कौन आया है। ठीक है, कौन आया जी, उसने कहा जी ये हमें बता देगा अदर में। मैं यहाँ पे इफ का चेक लगाता हूँ, इफ बल्कि हम प्रिंट करवा के सिंपल देखते हैं कि अदर में आया क्या है। अदर जो है किस टाइप का है? कोलिजन टाइप का। ठीक है, और मैंने क्या कहा था, हर चीज यूनिटी में क्या हो सकती है, एक गेम ऑब्जेक्ट लाजमी होती है। ठीक है, तो मैं अदर के थ्रू उसके गेम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मांग सकता हूँ। मैं डॉट लिखूंगा, वो ऑप्शन दे देता है गेम ऑब्जेक्ट। ये बताता है कि ये कोलाइडर जिससे कोलिजन हुई है ये किस गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा हुआ था। अब मैं गेम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिल गया, मैं आगे लगाता हूँ डॉट। ठीक है, डॉट लगाने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसका लिख देता हूँ नेम। ये क्या प्रिंट कर देगा? नेम जिस ऑब्जेक्ट से कोलाइड हुआ उसका नाम प्रिंट कर देगा। सर ये गेम ऑब्जेक्ट क्यों लगाया साथ में? डॉट गेम ऑब्जेक्ट क्यों लगाया है ये बिल्ट इन होता है गेम ऑब्जेक्ट जी? ये बिल्ट इन होता है गेम ऑब्जेक्ट, उसको हम गेम बिल्ट, मैंने आपको लास्ट में बताया था कि यूनिटी में हर चीज क्या होती है, गेम ऑब्जेक्ट होती है। उस गेम ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल चीजें ऐड करने हैं, वो मल्टीपल चीजें बनना शुरू हो जाएगी। गेम ऑब्जेक्ट को समझने के लिए ये समझ लें कि जो आपके घर के अंदर एक कढ़ाई पड़ी होती है, ठीक है, वो जो उसमें ये किचन में वो कढ़ाई क्या है, गेम ऑब्जेक्ट है।
उस कढ़ाई के अंदर अगर तो मैं बिरयानी का सामान डाल दूंगा तो क्या बन जाएगी वो कढ़ाई? बिरयानी बन गई। बिरयानी बना देगी। उसी कढ़ाई के अंदर सामान तो वही है, डिफरेंट तरीके से रखूंगा तो हो सकता है क्या बन जाए, वो कढ़ाई बना दे। ठीक है, उसमें अगर मैं मटन डाल दूंगा तो मटन कढ़ाई बना दे। एंड पे रहेगी क्या? कढ़ाई। ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इससे ज्यादा गेम ऑब्जेक्ट का एक डब्बा है, उस डब्बे में मैं जो जो एलिमेंट्स डालता जाऊंगा वो उसके मुताबिक क्या करने लग पड़ेगा, अपनी प्रॉपर्टीज चेंज करने लग पड़ेगा। तो अगर तो मुझे उस डब्बे का पता चल जाए, डब्बे का रेफरेंस मिल जाए, तो उस बाकी सामान कहाँ पड़ा हुआ है? उस डब्बे में, तो मैं डब्बे तक तो पहुंच सकता हूँ। इसी तरह से हर कंपोनेंट जो एक ऑप्शन देता है वो कहता है कि मुझे पता मेरा डब्बा कौन सा है। समझ लगती है? जी सर। यस। हर चीज, हर कंपोनेंट क्या ऑप्शन देता है कि मेरा डब्बा कौन सा है। मैंने कहा कि मेरे कोड में आता है, मैंने कहा जी भाई अदर कोलाइडर, जो भी तुम्हारी कोलिजन हुई थी, जो तुम कोलाइडर थे, मुझे बताओ तुम्हारा डब्बा कौन सा है। ये लेकिन आया तो प्रिंट वो उसका यूनिटी में नाम क्या है? गेम ऑब्जेक्ट। मैंने कहा जी तुम्हारे डब्बे का पता चल गया, गेम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिल गया डॉट से। उसका नाम अब डब्बे का मुझे नाम बता दे जी क्या है, जो कि क्या होगा जी, गेम ऑब्जेक्ट का नाम। गेम ऑब्जेक्ट का मतलब जो मैंने चीज बनाई है उसका नाम क्या है? सर नाम तो आया नहीं उधर। नाम तो आया नहीं। सर हाँ जी, ये गेम ऑब्जेक्ट के थ्रू सारे पब्लिक कंपोनेंट एक्सेस कर सकते हैं हम। हाँ जी, ठीक है। मैंने जैसे ही आया, अच्छा मेरे पहले क्योंकि मैं ग्राउंड से पहले हिट हुआ था मेरा प्लेयर, तो पहले ग्राउंड का लिखा आया। अब वो बॉलिंग बॉल से हिट हुआ तो बॉल स्प्राइट लिखा आ गया। समझ लग गई है? अब मैं एक ऊपर से एक चेक लगाता हूँ कि अगर तो आप बॉल के साथ हिट हुए हो तो क्या हो? बॉल डिस्प्ले। डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले करना बंद हो जाए। ज्यादा अच्छा नहीं लगे, उसको डिलीट कर दें, इसको तो ही नहीं बनता उसमें रहने का। डिसअपीयर हो जाए सर। ठीक है, डिलीट कर दें ताकि मेमोरी फ्री कर दें। ठीक है, सर बॉल ग्राउंड के साथ क्यों कोलाइड की? बाल ग्राउंड के साथ क्यों नहीं सर खिलाया? वो ग्राउंड पे आपने कोलाइडर नहीं लगाया। ग्राउंड के साथ सर लगा दो आप। वो बैकग्राउंड में, लेकिन वो सर बॉल पे लगा हुआ। सर सर बॉल का पिक्सल कैप्चर कर रहा है। ग्राउंड से पीछे जा रहा है। लेयर जी। सर वो लेयर करे थी। ग्राउंड पे वो स्क्रिप्ट बॉल लेकिन डेडिकेटली चेंज कर स्क्रिप्ट जो थी है वो सर बॉलिंग स्प्राइट का वो चेंज कर आ रहा है कि सर का नाम अच्छा, तो मसला हो गया। सर ये बॉलिंग वो जो बॉल को सर बॉल को 3 करें इसकी लेयर ये कोलिजन कर रहा है कि नहीं कर कर रहा? रहा है सर। ये रीजन है कि नीचे का ग्राउंड के साथ नहीं कर नहीं कर रहा ना? ये इधर फोन क्यों चल रहा है आपका? सर ये कर रहा है क्यों? कोलिजन कर रहा कर रहा है है? सर। क्या मसला आ रहा है? सर लेयर का मैं प्लेयर पे प्ले करके देखता हूँ। ठीक है, मैं जैसे इधर आता हूँ वो यहाँ नहीं चला से गया। कर रहा है लेकिन लेयर से नीचे लग रहा हाँ, आगे अगर बॉल को सिलेक्ट करके देखें तो हुआ क्या है, बॉल तो वहीं पड़ी हुई है एक्चुअली, देखें और रोटेट करती जा रही है क्योंकि फिजिकली वो मूव कर रही है। है। अच्छा, मैं पॉज करता हूँ, मैं कहता हूँ यार इसको तो आगे आना चाहिए था। री लेयर कर दे। ग्राउंड की लेयर ये थी, अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड लेयर बना मैं एक लेयर बना लेता हूँ इसको और इसका नाम क्या देता हूँ, ग्राउंड। और ग्राउंड को किस पे रख देता हूँ मैं, ग्राउंड की लेयर के ऊपर। अब भाई चाहे ग्राउंड के ऊपर 0 रहो, तुम बैकग्राउंड उसके ऊपर 0 रहो, ठीक है। और जो प्लेयर है वो मैं कहता हूँ डिफ़ॉल्ट पे रखते हैं, और जो बॉलिंग बॉल है वो भी डिफ़ॉल्ट पे रखते हैं। हैं? क्या चलो, अच्छा डिफ़ॉल्ट के ऊपर रखता हूँ और इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसकी जो लेयर है मैं कह देता हूँ 3 है। अब मैं प्ले करके देखता हूँ तो वो अब आगे रेंडर हो रही है नीचे। अब मैं लगता हूँ तो इसको मैं जा रहा हूँ यार, ये रोटेशन में अभी तक ठीक नहीं की थी, ये क्या मसले हैं इसके? ये नहीं अच्छे लगते यार, वो बुरा लगता है, बगी लगता है कंट्रोल। ठीक है, सर नहीं वो डिलीट वाला करता है। डिलीट वाला करता तब एक काम करता हूँ, बोर्ड के अंदर एक चेक लगा देता है कि उसकी रोटेशन हमेशा 0 रहे। सर वो काम अंदर जी सर, वो चेक नहीं है या फिर मेरे पास में एक कंस्ट्रेंट आ रहा है ये बॉडी में, यहाँ से मैं क्या करूँगा, रोटेशन फ्रीज कर दूँगा। अब नहीं हो। अच्छा, रोटेशन में अभी कर दूँगा फ्रीज। अगर मैं वाई की पोजीशन में फ्रीज करता हूँ तो ग्रेविटी चलना ही बंद हो जाएगी।
ठीक है, क्योंकि मैंने कहा फिजिकली वाई की रोटेशन चेंज हुआ, पोजीशन चेंज ना करो। चलो जी, हमने ये समझ लिया, चीजें समझ उसको रेंडरिंग सेट कर दिया। हमने क्या करना है, सिर्फ प्लेयर को डिलीट करवाना है। मैं सिंपल से चेक लगाता हूँ इफ डॉट नेम इज डबल इक्वल्स टू, क्या नाम था उसका, मैं इधर आता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिलीट करवाना था। यहाँ पे ना एक फंक्शन होता है डिस्ट्रॉय का, जो कि यूनिटी में यूज होता है गेम ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करने के लिए। मैं डिस्ट्रॉय लिखूंगा। एक डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट भी आ रहा था नीचे बॉक्स। कौन सा जी? ये हमने इसके ऊपर क्लिक करके देखते हैं क्या कहता है। वो कहता है जी ये एक ऑब्जेक्ट दे दें हमें, हम उस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे आपने सी प्लस में ऑटो देखा था ना, ये सी शार्प में होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्ट को तो नहीं करवाना, हमारे पास तो गेम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पड़ा हुआ था, हम उसका रेफरेंस डायरेक्ट देंगे। तो मैं कहूँगा कि डिस्ट्रॉय कर दो ये चीज़ को, ये इसी बॉल को सर, ये तो अदर आया था इसके गेम ऑब्जेक्ट को। अगर तो मैं अदर को रिमूव कर दूंगा, इसका मतलब क्या है, मैं स्पेसिफिक कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, वो कंपोनेंट रिमूव हो जाएगा। मैं चाहता हूँ पूरा डब्बा रिमूव हो, तो मैं उसके पेरेंट का रेफरेंस दूंगा। मैं चाहता था कि पूरा घर गिर जाए, मैंने उसके एक बंदा मार दिया जाके। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उस बंदे का मुझे घर का पता चल गया है, तो मैं जाके डिस्ट्रॉय भी किसको करूँ, घर को। उसका डब्बा है उसी को करें डिस्ट्रॉय। अब अगर मैं प्ले पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे उसके ऊपर हिट करेगा वो जाके साथ ही क्या कर देगा, करता हूँ, और हरारकी में से गायब हो गया। रिप्ले करना, क्या हुआ है, वो भी गायब हो गया। वो ये बॉलिंग बॉल आ रही थी, जैसे निकल यहाँ से डिस्ट्रॉय हो गया। और भी तो आने चाहिए, और भी तो अंचे वहाँ पे पहुँचते हैं। ठीक है, अब हम एक और चीज़, हमारे पास एक ऑप्शन है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना पॉज करके, मैं फ्रेम बाय फ्रेम एग्जीक्यूशन कर सकता हूँ, ये चेक करने के लिए। अगला फ्रेम एंटर करो, अगला फ्रेम यहाँ तक चल रहा है, जैसे ही कोलाइड हुआ गायब हो गया। टोपी भी उड़ जाए ना, टोपी टोपी भी दबा दे। टोपी भी दबा जाए।